स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, परंतु वीडियो को देखने के बाद ये वीडियो आपका कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं चाहता हूँ कि बच्चों के लिए एक बेहतर वीडियो हम बना सकें। अगर अध्यापक साथी या बच्चों को लगता है कि इस वीडियो में कुछ कमी है तो सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार ज़रूर बताएं कि वीडियो में कहाँ और क्या कमी है और किस प्रकार हम अपने वीडियो को बेहतर बना सकते हैं। अब हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो हमारा व्यर्थ से संबंधित ही है। व्यर्थ के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है और वे 8 पॉइंट आपको बुक के अंदर भी मिल जाएंगे, परंतु वहाँ से समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है बच्चों को। इसलिए हम इन 8 पॉइंट्स को डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उसमें पहला पॉइंट है हमारा, केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इस पॉइंट को समझने के लिए आपको हर एक बात का पता होना चाहिए कि वृत्त के अंदर केंद्र क्या होता है, जीवा क्या होती है, लंब क्या होता है और समद्विभाजित का मतलब क्या होता है। चलो देखते हैं इन सभी बिंदुओं को हम। सबसे पहले ये हमारा एक वृत्त है। वृत्त जहां से खींचा जाता है उस मध्य बिंदु को आप केंद्र कहते हैं। परिधि के ऊपर 2 बिंदु अगर हम लेते हैं, 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड आपका जीवा होता है। अब ये कहता है केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब, यानी कि अगर केंद्र से, ये अगर आपकी ए बी जीवा है और ओ आपका केंद्र है, और केंद्र से अगर हम जीवा पर लंब डालते हैं, लंब का मतलब होता है कि एक ऐसा रेखाखंड जो इसके ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाए। 90 डिग्री के कोण को ही हम एक तरह से लंब कहते हैं। तो ये लंब हम डाल चुके हैं। अब ये कहता है कि जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब, जीवा पर केंद्र से जो लंब हमने खींचा है वो जीवा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब होता है कि द्वि का मतलब होता है 2 और सम का मतलब समान, और भाजित भाग करना, यानी कि इसके 2 भाग करता है और दोनों भाग कैसे होंगे, समान। यानी कि अगर ये m पर अगर आपको काटता है तो am और mb ये दोनों आपके बराबर होने चाहिए। तो एक नियम तो ये है कि ये कहता है कि जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जीवा के 2 बराबर भाग करता है, यानी कि ये टुकड़ा और ये टुकड़ा दोनों बराबर होंगे। कैसे होते हैं वो मैथमेटिकल टर्म है, मैथ में आप लोग इसको प्रूव भी करोगे। अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर ये सिर्फ ये याद रखना है इस बात को कि ये इसको समद्विभाजित करता है। अगला हमारा पॉइंट है, जीवा का लंब अर्धक केंद्र से गुजरता है। ये इसी का उल्टा है। पहले हमने लंब डाला है अब ए बी के ऊपर, अब इसका लंब अर्धक खींचेगा जीवा का। देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास वृत्त है। वृत्त की ये आपके पास एक जीवा है। जीवा क्या होती है, परिधि क्या होती है, केंद्र क्या होता है, अगर इस बारे में आपको जानना है तो आप वृत्त से संबंधित मेरा पहला वीडियो देखना। जीवा के ऊपर केंद्र है। अगर ये कहता है जीवा का लंब अर्धक, अब ये लंब अर्धक क्या होता है, यहाँ बात आ जाती है कि लंब अर्धक क्या होता है। लंब का मतलब हम बता चुके हैं कि लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण होता है। अर्धक का मतलब होता है आधा। अगर हम जीवा का आधा करें और आधा एक ऐसी लाइन से करें जो इसके ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाती हो। सबसे पहला एक सवाल है 6ठी क्लास के अंदर कि ए रेखाखंड के 2 समान भाग करो। जब हम इसके 2 समान भाग करते हैं तो ये जो लाइन होती है ये इसके ऊपर 90 डिग्री का कोण भी बनाती है। तो यही लाइन, आधे वाली लाइन ही इसका लंब अर्धक होता है। तो इसी प्रकार से जब हम इसका भी आधा करते हैं और ये लंब अर्धक, ये कहता है कि ये लंब अर्धक यानी कि ये 90 डिग्री कोण वाली लाइन, ये लंब अर्धक केंद्र से गुजरता है। तो इसका उल्टा है, अगर केंद्र से डालेंगे लंब तो इसका आधा करेगी। अगर आधा करने वाली लाइन होगी और साथ में 90 डिग्री कोण, दोनों जगह कंपलसरी है आपका, ये जरूरी है, और आधे वाली लाइन होगी तो केंद्र से गुजरेगी। दोनों एक दूसरे के उल्टे विपरीत है ये पॉइंट। आशा करते समझ चुके होंगे। अब तीसरा पॉइंट आ जाता है हमारा, जो कहता है कि वृत्त में बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना, अर्धवृत्त का मतलब होता है वृत्त का आधा।
कोई वृत्त है हमारे पास, अगर हम उसका आधा कर दें तो उसमें कोण बनेगा आपका 90 डिग्री का। वृत्त का आधा कौन सा रेखाखंड करता है? वो होता है आपका व्यास। ये हमारे पास एक व्यास है। व्यास के द्वारा वृत्त के 2 भाग हो गए और दोनों भाग बराबर हैं। ये भी बराबर है, ये भी, दोनों। तो इसीलिए हम इनको अर्धवृत्त कहते हैं, यानी कि वृत्त का आधा। अगर इसके अंदर कोई कोण बना देते हैं, कोण 2 रेखाखंडों से बनेगा। यहां कोई बिंदु लेकर इसको इस किनारे से मिला दे और इस किनारे से मिला दे, तो ये कोण आपका बन चुका है। ये कहता है कि ये कोण समकोण होगा, यानी कि 90 डिग्री का कोण होगा। अगर कहीं और बना दे तो भी क्या 90 डिग्री का होगा? यहां से अगर यहां मिला दे, दूसरा कोण बना दे, क्या ये भी 90 का होगा? बिल्कुल होगा। अगर यहां बना दे तो भी 90 डिग्री का होगा। आप कहीं भी बना सकते हो, इस जगह पे बनाओगे तो भी ये कोण 90 का ही होगा। तो तीसरा पॉइंट हमारा है कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। इसके बाद अगला पॉइंट हम देखते हैं क्या है। यह कहता है कि दीर्घवृत्तखंड का कोण 90 डिग्री से छोटा होता है। दीर्घवृत्तखंड का कोण, ये दोनों पॉइंट हम इकट्ठे करेंगे। दीर्घवृत्तखंड का कोण 90 डिग्री से छोटा होता है, लघुवृत्तखंड का कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है। अब इन दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। दीर्घवृत्तखंड का कैसे बड़ा छोटा होता है, सॉरी। ये हमने एक वृत्त लिया। दीर्घवृत्तखंड और लघुवृत्तखंड बनते हैं जीवा के द्वारा। अगर हम परिधि पर 2 बिंदु लेकर उनको मिलाता हुआ एक रेखाखंड खींच दे तो ये जीवा कहलाएगी, और ये जीवा वृत्त को 2 भागों में बांटती है। ये दीर्घवृत्तखंड है, ये लघुवृत्तखंड है। अगर हम इस पर कोई भी बिंदु लेकर इन दोनों बिंदुओं से मिला देते हैं तो ये वाला कोण क्या ये 90 से बड़ा होगा या छोटा होगा? ये बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये कोण 90 से छोटा होगा। अगर लघुवृत्तखंड में हम बनाए, ये हमने जीवा खींच दी, ये वाला पोर्शन आपका लघुवृत्तखंड है, इस पर हम कोई कोण बना देते हैं तो क्या ये 90 से छोटा होगा या बड़ा होगा? स्पष्ट दिखाई दे रहा है ये 90 से बड़ा होगा। जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो काफी बच्चे परेशान हो जाते हैं और एक दूसरे से पूछते हैं कि भाई इसका आंसर मेरे को बता दो। आप पूछने के बजाय वृत्त बनाकर देखो। आप प्रकार से एक वृत्त बनाओ, उसके 2 भाग करो और फिर उसके अंदर कोण बना के माप के देखो। अगर आपको लगता है कि वो 90 से छोटा है तो छोटा लिखो, अगर लगता है कि बड़ा है तो बड़ा लिखो। इसमें नकल मारने की जरूरत है ही नहीं, बिल्कुल सिंपल पॉइंट है तीनों। ऐसे भी याद रख सकते हो कि बड़े भाग में छोटा कोण बनता है और छोटे भाग में बड़ा कोण बनता है। छोटे भाग में 90 से बड़ा, बड़े भाग में 90 से छोटा। अगला पॉइंट आता है हमारा कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। ये बिल्कुल हम करके देख चुके हैं। हमने एक पॉइंट किया था, पॉइंट नंबर 4, कि अर्धवृत्त में बना प्रत्येक कोण, अर्धवृत्त में बना प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो इसका मतलब यही होता है कि जब हम अर्धवृत्त में कोई भी कोण बनाते हैं जो कि व्यास के द्वारा बनता है, वो हर जगह 90 डिग्री का बनता है, हर जगह 90 डिग्री का। यानी कि जब हमने इस वृत्तखंड के अंदर, जो कि वृत्त का आधा भाग है, जितने भी कोण बनाए वो सारे 90 डिग्री के हैं, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। यानी कि जब सारे 90 के हैं तो ये एक ही वृत्तखंड के अंदर बने हैं तो सभी बराबर होंगे। ऐसे ही लघु वृत्तखंड के अंदर भी होगा। ये कोण अगर आपका 40 डिग्री का है तो अगर इस वृत्तखंड के अंदर दूसरा कोण बनाओगे तो वो भी आपका 40 का ही मिलेगा। तीसरा कोण बनाओगे वो भी 40 डिग्री का होगा। कोई अलग कोण बनाओगे वो भी 40 डिग्री का होगा। ऐसे ही दीर्घवृत्तखंड के अंदर होता है। ये दोनों कोण, ये वाला और ये वाला, दोनों कोण आपके बराबर मिलेंगे, हमेशा बराबर होते हैं एक ही वृत्तखंड के कोण। इसके आगे 7वां पॉइंट है हमारा, स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु और केंद्र बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड। स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु कौन सा होता है? जो स्पर्श रेखा से बनता है। एक हमारे पास वृत्त है, इस वृत्त को स्पर्श करती हुई एक रेखा गुजर गई तो ये स्पर्श रेखा होगी। ये जहां पर स्पर्श करती है वो स्पर्श बिंदु है। मान लो ये P है स्पर्श बिंदु आपका, इसका केंद्र बिंदु O है। ये कहता है स्पर्श बिंदु यानी कि ये वाला O बिंदु और केंद्र बिंदु यानी कि O, इनको मिलाने वाला रेखाखंड, इनको मिलाने वाला रेखाखंड हम खींच देते हैं। ये इनको मिलाने वाला रेखाखंड स्पर्श रेखा पर लंब होता है। स्पर्श रेखा आपकी ये है
और एक रेखाखंड ये है, क्या ये दोनों आपस में लंब है, यानी कि ये कोण 90 डिग्री का है? ये आपने चेक करना है। ये हमेशा 90 डिग्री का कोण होता है, यही आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु और केंद्र बिंदु को जब हम मिलाते हैं तो इनसे जो कोण बनता है स्पर्श रेखा के ऊपर, वो कोण 90 डिग्री का होता है, यानी कि लंब होता है। आखिरी पॉइंट है हमारा आज का। यह कहता है कि स्पर्श रेखा से खींची गई जीवा से रेखा के साथ बना कोण एक वृत्तखंड में बने कोण के बराबर होते हैं। समझने की कोशिश करते हैं इस पॉइंट को भी। स्पर्श रेखा खींचते हैं एक वृत्त हमारा, इसकी यहां पर ये स्पर्श रेखा हमने खींच दी, ये हमारा स्पर्श बिंदु है। स्पर्श रेखा से खींची गई जीवा, अब इस स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से कोई भी जीवा हम खींचनी है। मान लो ये हम एक जीवा खींच लेते हैं, इस जीवा का नाम है पी क्यू। जीवा से स्पर्श रेखा के साथ बना कोण, इस जीवा और स्पर्श रेखा के साथ बना कोण यानी कि ये वाला कोण, वृत्तखंड में बने कोण। अब ये आपका एक वृत्तखंड है ऊपर वाला, जिसको दीर्घ वृत्तखंड भी हम कह सकते हैं, जैसे हमने यहां किया था। इस वृत्तखंड के अंदर अगर हम कोई कोण बनाते हैं ये, तो ये कहता है कि वृत्तखंड में बने कोण के बराबर होता है, यानी कि जीवा द्वारा स्पर्श रेखा के साथ जो कोण बनाया जाता है और जो वृत्तखंड के अंदर कोण बना है, वो दोनों कोण आपके बराबर होंगे। यहां पर ये है मेन बात। अगर इसको हम अर्धवृत्त के संदर्भ में समझने की कोशिश करें तो आप और अच्छी तरह से समझ जाओगे। हमें पता है कि अर्धवृत्त में बना प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। अब हमने ये एक स्पर्श रेखा खींच ली और हम जीवा है उसको व्यास की तरह लेंगे। ये आपका केंद्र बिंदु है, ये आपका स्पर्श बिंदु है। स्पर्श बिंदु को जब हम केंद्र बिंदु से मिलाते हैं तो ये पी क्यू आपका व्यास हो जाएगा। जैसे कि हम बता चुके हैं कि व्यास को हम जीवा कह सकते हैं, परंतु जीवा को व्यास नहीं कह सकते। तो ये व्यास ही आपका जीवा है एक तरह से। इससे ये आपका एक वृत्तखंड बन गया, एक वृत्तखंड ये बन गया। अब इस वृत्तखंड के अंदर अगर हम कोण बनाएं तो क्या वो कोण और ये कोण बराबर होंगे? तो ये जो कोण है ये 90 डिग्री का होगा। क्यों होगा? क्योंकि बिंदु नंबर 7 में हम स्पष्ट कर चुके हैं ये बात कि स्पर्श बिंदु से जब हम केंद्र को मिलाते हैं तो स्पर्श रेखा पर जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। इसके अलावा अर्धवृत्त में बना कोण भी समकोण होता है, यानी कि 90 डिग्री का। ये कोण अर्धवृत्त में बना है तो 90 डिग्री का है। ये कोण स्पर्श रेखा और केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा है, उससे ये कोण 90 डिग्री का बने। तो ये दोनों कोण 90 डिग्री के हैं। हमारा बिंदु नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 हमारा क्लियर हो जाता है कि स्पर्श रेखा से खींची गई जीवा से स्पर्श रेखा के साथ बना कोण वृत्तखंड में बने कोण के बराबर होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।